और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के बारे में पहले आपको तीन चीजें बताता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, और फ्यूचर में अगर आप किसी को गॉसेस लॉ पढ़ाएंगे तो भी उसको आप ये तीन बातें बता देना। पहली चीज, गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी अता पता नहीं है, आप आगे सीधे गॉसेस लॉ पढ़ने के लिए ऐसा काम नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, गॉसेस लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन के और मिसकंसेप्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पहला वीडियो देखने के बाद या पहला लेक्चर अटेंड करने के बाद जितनी चीजें समझ नहीं आती, उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, किसी की भी वीडियो अगर आप गॉसेस लॉ की देखोगी पहली वीडियो, तो ऐसा नहीं होने वाला कि पूरा का पूरा गॉसेस लॉ आपको एक बार में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब एक तरह से गॉसेस लॉ में किश्तों में समझ आती है। पहला वीडियो आप देखोगे थोड़ा सा क्लियर होगा, अगली वीडियो देखोगे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो पेशेंस रखना होगा, गॉसेस लॉ धीरे धीरे समझ आता है, धीरे धीरे ही सारे कंफ्यूजन दूर हो पाते हैं। और मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा भी पॉइंट हम रहने नहीं देंगे आपके कंफ्यूजन के लिए। तो पेन कॉपी ले लीजिए, बहुत ही गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। नोट्स अगर आप बनाते हैं तो जहां तक आपने नोट्स बनाया होगा बस उसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो पहले एक दो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को समझनी है, उसके बाद गॉसेस लॉ की बात करेंगे। तो आज का जो पहला हेडिंग है वो है क्लोज्ड सरफेस। है तो सिंपल सी चीज, बट इस चैप्टर में इसका यूज होगा, इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कोई भी ऐसा थ्री डायमेंशनल सरफेस समझ रहे हो आप? जैसे स्फीयर हो गया, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जैसे कोन हो गया, जैसे सिलेंडर हो गया, ये थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं। तो ऐसा कोई भी सरफेस थ्री डायमेंशनल जो चारों तरफ से पैक हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। याद रखना, गॉसेस लॉ का भी लेना देना क्लोज्ड सरफेस के साथ ही है, और अगर सरफेस क्लोज नहीं है, चारों तरफ से बंद नहीं है, तो गॉस जी नाराज हो जाएंगे। तो सरफेस कैसा होना चाहिए? चारों तरफ से बंद होना चाहिए। और प्रिसाइसली अगर बात करें तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिसके भीतर अगर आप चले गए तो कहीं बाहर से आपको देखा नहीं जा सकता। समझ गए क्लोज्ड सरफेस? और डिटेल में आपको समझाते हैं। क्लोज्ड सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो रीजन ऑफ स्पेस को दो भागों में बांट देता है, एक इंटीरियर रीजन और एक एक्सटीरियर रीजन। अगर इंटीरियर रीजन से एक्सटीरियर रीजन में आपको जाना है, या फिर एक्सटीरियर रीजन से इंटीरियर रीजन में आपको आना है, तो सरफेस को आपको पेनेट्रेट करना होगा। जैसे आप अभी इस समय अपने जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे को अगर हम देखें तो क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होगा। अगर उसके सारे खिड़की दरवाजे को, रोशनदान को हम एकदम सील पैक कर दें, तो अगर आपको बाहर जाना है या बाहर से किसी को अंदर आना है, तो इस दीवार को या छत को या इस जमीन को तोड़ कर अंदर आना होगा। तो ये जो सरफेस बना, ये कैसा सरफेस हुआ? क्लोज्ड सरफेस। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अरे बहुत ही आसान है। जैसे घर में सपोज कोई बाल्टी है या ग्लास है, इसका ये वाला सिरा तो खुला रहता है। अगर एक पॉइंट हम भीतर लें, एक पॉइंट अगर हम बाहर लें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इसको पेनेट्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से ऐसे चले जाएंगे। लेकिन अगर इस सरफेस को भी हम बंद कर दें, सील पैक कर दें, तब ये कैसा सरफेस बन जाएगा? तब ये क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा। तो क्लोज्ड सरफेस समझ गए? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें एक चीज और समझनी है। अगला जो हेडिंग है क्लोज सरफेस में, आप ऐसे ही लिख लेना, दो चार एग्जांपल में आप इस तरह से स्फीयर, इस तरह से क्यूब, उसके बाद ऐसे सिलेंडर, ऐसे कोन वगैरह बना लेना। ये सब पैक है ना, चारों तरफ से पैक रहना चाहिए। तो ये सरफेस कैसा सरफेस कहलाएगा? क्लोज्ड सरफेस। अब आप हेडिंग डालो, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बताए थे। कर्व्ड सरफेस से भी मैंने फ्लक्स निकाला था, बट ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि बहुत ही आसानी से आप किसी भी कर्व्ड सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, झटके से उसको भी देख लेते हैं। सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो सुनते सुनते याद हो गया होगा। मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे
इस सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई, छेदती हुई गुजर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में बनने वाला एंगल थीटा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। बट इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब सरफेस कैसा हो, प्लेन, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। अब समय आ गया है इस फॉर्मूले को अलविदा कहने का। अब इस फॉर्मूले से हमारा काम नहीं चलेगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऐसा 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है किसी भी जनरल शेप का। जैसे आलू खाते हैं ना, आलू, एक आलू को घर पे आप उठा के देखो, उसके बाहरी सरफेस को आप ध्यान से देखो, वैसा ही 3 डायमेंशनल सरफेस है। आपको थोड़ा यहाँ इमेजिन भी करना होगा कि ऐसा 3 डायमेंशनल सरफेस है। इसके भीतर एक चार्ज रखा है, उसको भी प्रोजेक्ट करके बनाते हैं। यहाँ चार्ज है Q। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ कि क्या इस 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस से हमें फ्लक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल निकलेंगी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना भी देते हैं। किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं, इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होती हैं और सिमेट्रिक भी होती है। तो चलिए बीच बीच में एक और बना देते हैं। अब आपसे कहें कि इससे फ्लक्स के बारे में अगर आप सोचो, इस क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स तो मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनेट्रेट करती हुई बाहर जा रही है, तो हमें फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा। अब अगर यहां हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला जो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए हमने पढ़ा था, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर इस चार्ज से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो इस चार्ज से उसकी डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इकट्ठे इस क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं लगा सकते। तब क्या करेंगे? तो वही बेसिक जुगाड़, जब ऐसा हमारा सिस्टम काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं। इस पूरे सरफेस का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया होगा, वो हमें पूरा कंसिडर नहीं करना, हमें उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है। छोटा सा पार्ट का मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। अब चाहे आप यहां ले लो, चाहे आप यहां ले लो, चाहे आप यहां ले लो, कहीं भी ले लो। यहां अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे ही होगा एरिया वेक्टर। अब सपोज एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में बनने वाला एंगल है थीटा, तो सिर्फ इस छोटे से एरिया से जो हमें फ्लक्स मिले वो भी छोटू होगा, छोटो फ्लक्स, उसको मान लेते हैं डी फाई। अब इस डी फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस ये एरिया हमारा बहुत ही छोटा है, जैसे ये हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है, इस पे हमने एक बहुत ही छोटा सा एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी है दोनों के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। सिंस ये एरिया बहुत ही छोटा है, इसलिए इसके अलग अलग पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, बहुत ही छोटा। तो सिंस यहाँ के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डी फाइव इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको यूनिफॉर्म लेंगे, डॉट एरिया कितना है, डी ए। क्या ये फ्लक्स पूरे सरफेस से हमें मिल गया? नहीं, ये फ्लक्स सिर्फ एरिया के एक छोटे से पार्ट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट से हमें मिला है। तो अब टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे ही छोटा छोटा फ्लक्स हमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डी ए से मिलेगा ना। सारे फ्लक्स को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आप यहाँ पे ऑर्डिनरी सम नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू क्या है? ई डॉट डी। यहां पे आप देखेंगे ऐसे बुक्स वगैरह में छोटा सा सर्कल बना होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स कि ये सरफेस इंटीग्रल है। मतलब हम कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं? सरफेस इंटीग्रेशन। मतलब ये इंटीग्रेशन एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर किया गया है। तो फाई इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से हमें क्या मिला? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी। इसको क्या पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रेशन। या कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है? सरफेस इंटीग्रेशन। कहां पे? एक क्लोज्ड सरफेस पे। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी। ये है फॉर्मूला क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट किया समझ आ गया? पहले छोटा सा फ्लक्स लिया, फिर पूरे के पूरे सरफेस पे उसको इंटीग्रेट कर डाला, तो पूरे सरफेस से हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसमें आपको एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी समझनी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब उसको बहुत ही ध्यान से आप देखना। यहां हम लोगों ने कितना चार्ज लिया था? सिर्फ एक चार्ज। कहां था? इस सरफेस के भीतर। कैसा था? पॉजिटिव Q। सपोज करो यहां पे एक और चार्ज है Q1, यहां एक और चार्ज है Q2, यहां एक और चार्ज है -Q3। अब अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा
और हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस वही है। अब की बार एक चार्ज भीतर है और 3 चार्ज इस तरह से इस सरफेस के बाहर है। अब अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें लेनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या सबकी वजह से जो मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर कई सारे चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सभी का वेक्टर सम होता है, पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो यहाँ स्पेस के इस पॉइंट पे सिर्फ यही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ना देगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो हमें इस फॉर्मूले में जो ई लिखना होगा वो सभी की वजह से मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेना होगा। तो ध्यान रहे इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल चार्जेस है, यानी सभी आवेशों की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सोचिए जरा, अगर इसके हम कॉम्प्लिकेसी को देखें और आपसे पूछें कि आप क्या ये इंटीग्रेट कर पाओगे, अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये होगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बारे में सोचें तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज वेरिएबल है। तो डी ए वेरिएबल है ही, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग इसके सरफेस के पॉइंट्स पर अलग अलग होगी, क्योंकि एक चार्ज की वजह से सोचें या कई सारे चार्ज हों उसकी वजह से सोचो, सबकी जो पॉइंट की चार्जेस से जो दूरियां होंगी वो अलग अलग होंगी। सबसे पहले इसी चार्ज को लेके सोचते हैं। अगर मान लीजिए ये सारे चार्जेस नहीं थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी ना। जो पॉइंट इस चार्ज से नजदीक होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जो पॉइंट इस चार्ज से दूर होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, डीए वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा कुछ और बन रहा है, यहाँ थीटा कुछ और बनेगा, यहाँ थीटा कुछ और बनेगा, यहाँ थीटा कुछ और बन रहा है। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। अगर आपको कह दिया जाए कि संडे को आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना ना, दाल भात खा के नाश्ता वगैरह करके बैठ जाना और इसको कैलकुलेट कर लेना, थोड़ी देर में एनालाइज करने से ही आपको समझ आ जाएगा कि हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी चीज को सिंपल किया एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन ने, उन्हीं का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सीएफ गॉस। उन्होंने एक लॉ दिया और इस चीज को सिंपल कर दिया। सिंपल का मतलब हद से ज्यादा सिंपल कर दिया, बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस जी ने यहां पे क्या बताया था। तो अब इसको आप लिख लेना, इस चीज को मैं फिर से यहां ऊपर लिख देता हूं और अब आपका हेडिंग बनेगा गॉसस लॉ। तो इसको मिटा देते हैं, इस सरफेस को भी यही बैनर रहने देते हैं ना, इसका भी फिर से यूज होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही होता है फॉर्मूला। और ये कौन सा इंटीग्रल है? सरफेस इंटीग्रल। और ये भी समझा कि ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब इसमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक लॉ दिया, तो अब आप हेडिंग डालिए गॉसस लॉ। इसी को गॉसस फ्लक्स थ्योरम भी बोलते हैं, गॉसस फ्लक्स थ्योरम। तो सबसे पहले गॉस जी ने क्या कहा उसको लिखते हैं, उनका लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं यहाँ पे जो भी लिखने जा रहा हूं वो बेस्ट डेफिनेशन होगी। हो सकता है बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ ना मिले, अलग अलग बुक्स में अगर आप गॉसस लॉ का स्टेटमेंट देखोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। तो फिजिक्स तो चेंज होती नहीं है, जो मेन कंसेप्ट है वो तो वही रहता है, बोलने का लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाता है, उससे परेशान नहीं होना है, सब चीज एक ही है। मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा जिससे कई सारे कंफ्यूजन के पॉइंट्स तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे। तो गॉसस लॉ क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, नेट, बहुत ही ध्यान से देखना और एक एक शब्द पर ध्यान देना, एक एक वर्ड का यहां महत्व है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, मेन कंसेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सोचो जरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब हुआ? इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही मतलब हुआ। मैंने आपको इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स के बारे में समझाया था। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इनकमिंग मिल रहा है, इसका मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से उसमें इंटर कर रही है, इसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के बाहर जा रही हैं तो हमें आउटगोइंग फ्लक्स मिलता है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो गॉस जी ये कह रहे हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से
जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी, उस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इनकमिंग फ्लक्स भी होगा और आउटगोइंग फ्लक्स भी होगा। जैसे यहीं पे आप देखो, इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स हमें मिल रहा है वो आउटगोइंग फ्लक्स है, बट यहां से इस चार्ज की वजह से अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करती हुई आएंगी, तो उससे हमें इनकमिंग फ्लक्स मिलेगा। तो जो भी हमें इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स मिल रहा है, सब ले दे के जो फाइनल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसके बारे में ये कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इनकमिंग फ्लक्स एज वेल एज आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्लियर हो गया आपको। इसी क्लोज्ड सरफेस को अब इस चैप्टर में गॉसियन सरफेस भी बोला जाएगा। अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गॉसेस लॉ का यूज करके आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो उस 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। आगे उसके बारे में और चर्चा होगी, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि गॉसियन सरफेस का मतलब वही 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस अगर है तो गॉसियन सरफेस है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स एज वेल एज आउटगोइंग फ्लक्स, यहां फ्लक्स लिख लेना आप ब्रैकेट में, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, या इसी चीज को ऐसे लिखें या करके इसी स्टेटमेंट में एक चीज और जोड़ देते हैं, या सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्लियर है, ये वाला सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू, ब्रैकेट में लिखना, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ड्यू टू ऑल द चार्जेस का मतलब चार्जेस हमें कौन कौन से लेने हैं, सभी, चाहे इस सरफेस के भीतर हो चाहे वो चार्ज सरफेस के बाहर। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनक्लोज्ड चार्ज बाई दैट सरफेस। पहले आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करें। नोट करिए इसको, हो गया नोट। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, या फिर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, जिसके बारे में हमने समझा था कि ये मैथमेटिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसके, क्यू इनक्लोज्ड के। अब यहाँ पे आप आई एन भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में आपको ई एन लिखा मिलेगा, मतलब इनक्लोज्ड है, हम आई एन लिख रहे हैं, आई एन मतलब इन, अंदर। हमें सिर्फ इस सरफेस के भीतर के चार्ज को लेना है, बाहर के चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को आप 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू इनक्लोज बोल सकते हो, यही है गॉसेस लॉ। अब सोचिए जरा इस चीज को, जिसको हम लोगों ने सेंस किया था कि यार ये मैथमेटिकली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको कितना आसान कर दिया इन्होंने। अब अगर इनके थ्योरम को यहां पे हम अप्लाई करें इस एग्जांपल में, और आपसे पूछें कि अब आप इस क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स बता दो, तो अब हमें पागल नहीं होना, हम क्या कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होगा क्यू इनक्लोज्ड, हमें लेना है। इनक्लोज्ड मतलब इस सरफेस के भीतर के ही चार्ज को लेना है, बाहर के चार्ज से हमसे लेना देना नहीं है। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, पहला कंफ्यूजन का पॉइंट कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे, बट फ्लक्स के कैलकुलेशन में आप या गॉस जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें भीतर का चार्ज लेना है, यानी क्या बाहर के चार्ज अपना फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे क्या? ये पहला कंफ्यूजन का पॉइंट है। सारे पॉइंट्स धीरे 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 आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे गॉसेस लॉ लगाएं और आपसे पूछें कि इस जो सरफेस मैंने बनाया है, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स बता दो, तो फाई इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, क्यू इनक्लोज कितना दिखाई दे रहा है, इस सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, मात्र क्यू, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा आंसर। ऐसा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने के बाद भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेटली यही होगा। सोचो गॉसेस लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है। गॉसेस लॉ का दो इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस से जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो यूं फ्लक्स निकल जाता है गॉसेस लॉ लगाने पे। दूसरा इसका एप्लीकेशन है किसी भी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिमेट्रिक केस में, हर केस में नहीं, सिमेट्रिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने में। तो वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको गॉसेस लॉ प्रूव भी नहीं करूंगा। गॉसेस लॉ प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना होगा, उसको फिर किसी वीडियो में देख लेंगे। ये तो आप जानते ही हो कि गॉसेस लॉ मैं प्रूव कर डालूंगा अच्छे से। तो इस वीडियो में गॉसेस लॉ पढ़ लिया हम लोगों ने, इसको समझते हैं, थोड़ा एक दो केस में इसको टेस्ट करते हैं और गॉसेस लॉ का मजा लेते हैं। गॉसेस लॉ का प्रूफ फिर कभी किसी वीडियो में मैं कर डालूंगा, तो आप टेंशन न लेना। तो गॉसेस लॉ अच्छे से लिख लेना। क्लियर हुआ गॉसेस लॉ क्या है? फिर से बोल देते हैं,
गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग या गॉसेस फ्लक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी, ध्यान देना, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, मतलब बड़ा हो, बहुत छोटा हो, अगर या किसी शेप का हो, चाहे सिलिंड्रिकल शेप का हो, चाहे कोनिकल शेप का हो, चाहे स्फेरिकल शेप का हो, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स सब मिला जुला के इज इक्वल्स टू होता है सिर्फ उस सरफेस के भीतर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सा है आपका गॉसेस थ्योरम। तो ये क्लियर हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब इस गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड एक दो कंफ्यूजन वाले पॉइंट पहले क्लियर करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स में टेस्टिंग करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ भाई, तो पहला कंफ्यूजन का पॉइंट, जब हम लोग पढ़ते थे इंटरमीडिएट में तो हम लोगों के भी माइंड में इस तरह का कंफ्यूजन होता था, पर कोई सही से उसको क्लैरिफाई नहीं करता था। क्या है कंफ्यूजन? सपोज यहाँ एक चार्ज है Q और हमारा गॉसियन सरफेस, अब इस थ्री डायमेंशनल सरफेस को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वैसा ही थ्री डायमेंशनल होगा और चारों तरफ से बंद होगा। याद रहे, अगर सरफेस चारों तरफ से बंद नहीं है तो गाउस जी नाराज हो जाएंगे। सपोज चार्ज यहाँ है और हमारा गॉसियन सरफेस यहाँ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम इससे फ्लक्स पूछें तो आप कहोगे कि भाई गॉस जी तो ये बताए हैं कि फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड चार्ज तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, एक चार्ज है भी, दिख भी रहा है तो वो इस सरफेस के बाहर है, तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मींस 0, यानी इससे हमें फ्लक्स मिलेगा नहीं। अब इस चीज को ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करें कि यार इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे 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 जाएंगी, अगर हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट तो कर रही हैं, बट आप ये कह रहे हो कि सर इससे फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स क्यों नहीं मिलेगा आप उसी को समझते हैं। अगर इस तरह से चार्ज से हम ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हैं, बट फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम हमें कितना मिल रहा है? 0। अब इसमें ध्यान से देखना, आप इस सरफेस में अगर हम इस फिगर में देखें तो 1 2 3 4 चार फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और 4 फील्ड लाइंस ही बाहर भी निकल रही हैं। अच्छा, यहां पे हमें जो भी फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स कैसा है? इनकमिंग फ्लक्स है। अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के ही अलोंग होता है, उसमें अगर आप एंगल देखो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और फाइव इक्वल्स टू जब आप ई ए कॉस थीटा करते हो और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ऑब्ट्यूज होता है, तो फ्लक्स कैसा आता है? नेगेटिव। यानी यहाँ जो भी हमें फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ जो भी फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितना हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलता है उतना ही हमें पॉजिटिव फ्लक्स भी मिलता है और टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। कुछ लोग इसमें ऐसे कहते हैं, जो कि सही है अपने आप में, बट इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो ये कहते हैं कि देखो, जितनी फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही हैं, इसलिए जितना हमें यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा उतना ही हमें वहां पर पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा, इसलिए एज अ होल टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अब वो स्टूडेंट यहाँ पे अपना दिमाग ये लगाता है कि सर फाई का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उसमें ई भी होता है, ए भी होता है, कॉस थीटा भी होता है, तो सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइन से हम ये कैसे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव फ्लक्स भी होगा? भाई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेना है, उसमें एरिया वेक्टर का एरिया भी लेना है और एंगल भी लेना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंगल भी पता नहीं यहाँ पे क्या बन रहा है वहां पे क्या बन रहा है, ऐसे आप इसको नहीं समझ पाओगे। इसमें आपको सॉलिड एंगल का जब आप इसमें कंसेप्ट यूज करोगे, लगाओगे, तब जाके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जितना यहाँ पे हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा उतना ही हमें यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स भी मिलेगा, इसलिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक अलग सा टॉपिक है। अभी फिलहाल के लिए आप दिमाग में अपने ये कंसेप्ट डाल लो कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस अगर बाहर भी निकलेंगी, तो जितना हमें इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसलिए अभी इससे पहले वाले फिगर में जो मैंने बाहर चार्जेस बनाए थे उनसे ऐसा नहीं कि फील्ड लाइंस नहीं निकलती, फील्ड लाइंस निकलती हैं, बट वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि जितना हमें इनकमिंग फ्लक्स मिलता है उतना हमें आउटगोइंग फ्लक्स मिलता है। पहला कंफ्यूजन का पॉइंट क्लियर हुआ, कुछ हद तक, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, करना भी नहीं है। जब गॉसेस लॉ में, जिसको हम गॉसेस लॉ जिस वीडियो में डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, उसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट टच करेंगे और जितने भी कंफ्यूजन के पॉइंट्स हो सकते हैं सारे को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि जितनी फील्ड लाइंस अगर इंटर करें उतनी फील्ड लाइंस अगर बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब चलिए गॉसेस लॉ को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं एक एग्जांपल में छोटे से। सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू। अगर प्लस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक तरह से आप केस ले सकते हो,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती हैं। याद है प्लस माइनस की वजह से हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, ऐसे ही बनता है ना। अब सपोज करो, आप ध्यान से देखना, पहली बार हम एक गॉसियन सरफेस यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, किसी भी शेप का आप ले लो, बस इसके भीतर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अगर हम सोचें यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो सिंस इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ बाहर निकल रही है, कोई भी फील्ड लाइन इसके भीतर नहीं आ रही, इसलिए फ्लक्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम गॉसेस लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, जो कि सिर्फ प्लस क्यू है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने पहले भी एनालाइज किया कि फ्लक्स पॉजिटिव मिलना चाहिए और गॉसेस लॉ से मिल भी रहा है पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर एक गॉसियन सरफेस हम यहां पे लें और यहां से फ्लक्स के बारे में सोचें, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के भीतर आ रही हैं पेनिट्रेट करते हुए, इसलिए यहां हमें फ्लक्स कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव। गॉस जी देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर हम गॉसेस थ्योरम लगाएं तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, इस सरफेस के भीतर जो भी क्यू इनक्लोज्ड है वो कितना है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हम लोगों ने पहले एनालाइज किया था नेगेटिव मिलना चाहिए, मिल भी रहा है नेगेटिव, और इस वाले चार्ज से लेना देना नहीं है। इस सरफेस के लिए इस चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा, और इस सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर है। हमें कौन सा चार्ज लेना होता है, जो गॉसियन सरफेस के भीतर होता है। अच्छा, ये तो कहानी तो क्लियर हो गई। अब सपोज करो, आप बहुत ही ध्यान से देखना, गॉसेस लॉ की टेस्टिंग हो रही है। अब अगर सपोज एक ऐसा गॉसियन सरफेस हम बीच में ले लेते हैं, यहां पे ऐसे, और यहां से हम इस सरफेस से फ्लक्स के बारे में सोचें, थ्री डायमेंशनल सरफेस है, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे थ्री डायमेंशन में ड्रॉ होती है, मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से। अब अगर इस गॉसियन सरफेस है या क्लोज्ड सरफेस हम लोग फ्लक्स के बारे में सोचें, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, पहले ऐसे सोचते हैं ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वाले फंडे से। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रही हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ओपन स्पेस में कभी टर्मिनेट नहीं होती, या तो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होती है या तो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें तीन इंटर करी है वो इस सरफेस से बाहर भी निकलेगी, क्योंकि यहाँ ओपन स्पेस में इसका टर्मिनेट होना इम्पॉसिबल है। तो अगर तीन फील्ड लाइंस इंटर करी हैं तो तीन फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी। और अभी हम लोगों ने कंसेप्ट क्या बनाया था कि जितनी फील्ड लाइंस इंटर करें, अगर उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी निकलती हैं तो हमें जितना इनकमिंग फ्लक्स मिलता है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स भी मिलता है। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। देखते हैं गॉसेस लॉ हमें क्या रिजल्ट देता है। फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, क्या कोई भी चार्ज आपको इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर दिख रहा है, नहीं। एक चार्ज है वो भी बाहर है, ये दूसरा चार्ज है ये भी बाहर है, तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी इस केस में भी गॉसेस लॉ हमें सही रिजल्ट दे रहा है। अब एक केस और लेते हैं। अब सपोज करो कि एक गॉसियन पृष्ठ हम ऐसा लेते, ये बड़ा वाला, और आपसे पूछें कि इस गॉसियन सरफेस से आप टोटल फ्लक्स बताओ। तो इसमें भी अगर हम देखें तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच फील्ड लाइंस तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर ही है, ना पेनेट्रेट करती हुई बाहर गई और ना ही पेनेट्रेट करती हुई बाहर से भीतर आई। तो इससे तो हमें फ्लक्स मिलने सारा, फ्लक्स तभी मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पेनेट्रेट करती है। तो यहाँ पेनेट्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इन फील्ड लाइंस का फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। बट आप देख सकते हो यहाँ दो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और फिर यही दो फील्ड लाइंस इसमें इंटर भी कर रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर उतनी फील्ड लाइंस अंदर, जितना आउटगोइंग फ्लक्स उतना इनकमिंग फ्लक्स, जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना नेगेटिव फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखते हैं गॉसेस लॉ से हमें क्या मिलता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, यानी इस सरफेस के भीतर टोटल चार्ज, या आप एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हो, सारे चार्जेस को मिलाकर जोड़ दो, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो। यानी इस केस में गॉसेस लॉ भी हमें सही रिजल्ट देता है। तो अब मेरे ख्याल से दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गया होगा कि किसी भी थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस या गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इनक्लोज्ड, यानी उस सरफेस के भीतर का ही चार्ज लेना है, बाहर हजारों चार्ज रखे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन तो आप जानते ही हो, रिलेटिव परमिटिव, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता है ये। तो ये गॉसेस लॉ क्लियर हुआ, यस और नो, यस। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पहले गॉसेस लॉ का मजा लिया जाए, उसके बाद प्रूफ तो कर ही डालेंगे। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, सरफेस या गॉसियन सरफेस भी आप लिख सकते हो। बहुत ही ध्यान से देखना, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल।
ठीक, चारों तरफ से बंद नहीं होगा तो गॉस जी नाराज हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे रखा है एक चार्ज क्यू, आपसे पूछा भाई फ्लक्स बता दो, आपने कहा कि भाई भीतर चार्ज क्यू इंक्लोज सिर्फ क्यू दिखाई दे रहा है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही इससे फ्लक्स हो गया। फिर सपोज करो कि एक सिलेंडर है, इसमें आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू, बोल दिया गया कि भाई आप इससे फ्लक्स बता दो, तो आपने कहा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, हमें सिर्फ इसके भीतर का चार्ज लेना है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही सपोज एक क्यूब हो, एक क्यूबॉइड हो, फिर वैसे ही एक कोन हो, इन सभी के भीतर अगर हम एक चार्ज रख दें तो सभी केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इनक्लोज सिर्फ क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप एक नोट डालो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिए गए गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता। यानी शेप चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी जब तक कि उसके भीतर चार्ज सेम है। तो नोट नंबर 1 में आप लिख देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो लिए गए गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर सपोज यहां देखिए क्यू चार्ज है, एक बार हम लोगों ने ऐसा स्फेरिकल सरफेस लिया, एक बार बड़ा सा स्फेरिकल सरफेस ले लिया, तो जो फ्लक्स हमें इससे सपोज फ्लक्स फाई 1 है, इससे फ्लक्स फाई 2 है, फाई 1 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ क्यू इनक्लोज्ड सिर्फ क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस वाले से हम फ्लक्स लें फाई 2, तो इस वाले सरफेस के भीतर भी क्यू इनक्लोज सिर्फ क्यू है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम होगा। ऐसा अगर लॉजिक से सोचें, सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं और हम फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करने के बारे में सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी ना, बट इसका सरफेस एरिया टोटल जिससे हमें फ्लक्स मिलेगा वो कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होगी तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा। और फ्लक्स के कैलकुलेशन में दोनों चीज का मल्टीप्लीकेशन होता है, ए डॉट डी ए इंटीग्रेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो एरिया कम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो एरिया ज्यादा, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाता है। तो जितना फ्लक्स हमें पहले वाले सरफेस से मिलेगा उतना ही दूसरे वाले से भी मिलेगा। कोई अगर आपसे पूछ दे कि भाई फाई 1 डिवाइडेड बाई फाई 2 की वैल्यू आप बता दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नोट नंबर 2 में आप लिख लेना कि गॉसियन सरफेस से जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो गॉसियन सरफेस के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। तीसरी चीज, सपोज इसमें इसी एग्जांपल में इस चार्ज क्यू की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यहां रख दो आप, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, इसमें भी इस चार्ज को कहीं भी इसके भीतर शिफ्ट कर दो, तो भी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो भी फ्लक्स की वैल्यू यही होगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी भी ये चार्ज तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर ही है ना, भीतर कहीं भी रहे उससे हमसे क्या मतलब, बस हमें क्यू इंक्लोज्ड देखना है। तो क्यू इंक्लोज्ड अभी भी क्या है, क्यू ही है। इस केस में भी इसको अगर यहाँ पहुंचा दें तो अभी भी क्यू इंक्लोज्ड कितना है, क्यू है। इसको अगर यहाँ पे रख दें तो भी क्यू इंक्लोज्ड कितना है, क्यू है। तो इस केस में भी हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। तो नोट नंबर 3 में आप लिख लेना कि गॉसियन सरफेस से जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसियन सरफेस से जो हमें फ्लक्स मिलता है वो गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब चार्ज जब तक उसके भीतर है, भीतर वो कहीं भी रहे, हमें फ्लक्स हर केस में सेम मिलेगा, कितना, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर उसके भीतर चार्ज क्यू है तो ये नोट नंबर 3 तक क्लियर हुआ कहानी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऐसे ढेर सारे देखते जाओ, तभी धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट गॉसेस लॉ के क्लियर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। अब अगला केस लेते हैं, अगला एग्जांपल। सपोज एक ऐसा गॉसियन सरफेस है, अब आप समझ रहे हो हम किसी भी शेप का बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बना दे छोटा बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं हमेशा ऐसा ही ले लूंगा, कभी कभी बीच में बदल भी लेंगे। सपोज इसमें एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ Q2, एक चार्ज है यहाँ Q3। आपसे कहा जा रहा है फाई फ्लक्स बता दो। फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू हमें लेना है Q इनक्लोज्ड, इस सरफेस के भीतर कितना चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, Q1 प्लस Q2, Q3 भी लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सरफेस के कहाँ है, बाहर है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। फिर सपोज करो ऐसे ही चित्र बनाते जाना, लिखते जाना, बनाते जाना, लिखते जाना, है ना, कंजूसी मत करना, जितने ज्यादा आप एग्जांपल देखोगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स नोट डाउन करोगे उतना क्लियर होता चला जाएगा गॉसेस लॉ, ध्यान देना। अब सपोज करो कि यहाँ पे चार्ज है 2Q, यहाँ चार्ज है -3Q, यहाँ चार्ज है +5Q, और यहाँ चार्ज है -7Q, और एक चार्ज यहाँ भी ले लेते हैं 10Q, एक यहाँ भी ले लेते हैं -15Q। अब आपको फ्लक्स बताना है, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें कौन सा चार्ज लेना है, सिर्फ भीतर वाला चार्ज, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चार्ज से और इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है, भीतर क्यू इनक्लोज में नेट क्यू इनक्लोज होना चाहिए, मतलब जितने भी चार्जेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम, टोटल वैल्यू।
तो टोटल वैल्यू काउंट करो, देखो टोटल चार्ज कितना बन रहा है क्यू इनक्लोज्ड में, -7q और -3q, -10q और +5q और +2q, +7q होगा, -10q + 7q आएगा -3q, ये बना हमारा क्यू इनक्लोज्ड, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, सपोज ये कोई गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे वैक्यूम या एयर वाला मीडियम नहीं है, यहाँ एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी याद है, रिलेटिव परमिटिविटी के है। याद करिए मैंने कहा था कि ऐसे अगर एयर या फिर वैक्यूम होता है तो हम फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट का यूज किया जाता है। अब सपोज यहाँ कोई चार्ज क्यू रख देते हैं, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी जगह पे अब आप क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज करो कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, एक चार्ज है यहाँ Q1, एक चार्ज है यहाँ Q2, एक चार्ज है यहाँ Q3, एक सरफेस ऐसे बना दिया गया, एक सरफेस ऐसे बना दिया गया, एक सरफेस ऐसे बना दिया गया। कहा जा रहा है इससे फ्लक्स φ1 है, इससे फ्लक्स φ2 है, इससे फ्लक्स φ3। आप तीनों की वैल्यू अलग अलग बताओ, जल्दी से बताइए, बताइए कितना होगा φ1 की वैल्यू होगी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए भीतर का चार्ज कितना है, Q1 + Q2। उसी तरह से जल्दी से आप φ2 बता दो, φ2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली φ3 की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले सरफेस के लिए सारे चार्ज भीतर हैं तो हम लिखेंगे Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। कॉम्पिटिशन्स में या आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं इधर से, एकदम ध्यान से देखना। सपोज ये हमारे पास में कोई स्फीयर है और इसके एकदम सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो आप कहोगे फ्लक्स, तो सर हम तुरंत बता देंगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज इसको बीच से ऐसे काट दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं ना क्रिकेट, उसको आप ठीक बीच से काट दो और आधे पार्ट को उड़ा डालो। अब ठीक सेंटर वाले पॉइंट पे अभी भी चार्ज है, यानी अब पोजीशन कैसी है, अब पोजीशन कुछ इस तरीके से है। चलिए ये वाला भी पार्ट बना देते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे अपना चार्ज है। अब हमसे पूछा जा रहा है भाई, अब आप इससे फ्लक्स बताओ, इस तरह का कटोरा होगा और यहाँ पे चार्ज रखा होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, हमें फ्लक्स बताना है। अब पहली बात, क्या हम इसमें गॉसेस लॉ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो गॉस जी नाराज हो जाते हैं, तो इसमें तो हम गॉसेस लॉ लगा ही नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि अगर ऊपर भी इस तरह से सरफेस होता तो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाता। अब अगर ये कंप्लीट स्फीयर बन जाता तो इससे जो हमें फ्लक्स मिलता वो तो हम गॉसेस लॉ से निकाल सकते थे, कितना फ्लक्स मिलता, फाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो जरा, ड्यू टू सिमेट्री जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से गुजरेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस तो नीचे से भी गुजरेंगी, मींस जितना फ्लक्स हमें ऊपर से मिलेगा उतना ही फ्लक्स नीचे से भी मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ कोई बल्ब जल रहा है और ये कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ ऐसा कोई स्फीयर है, तो ऐसा नहीं होगा जितनी रोशनी ऊपर से गुजरेगी अपर हाफ पोर्शन से गुजरेगी उतनी रोशनी लोअर हाफ पोजीशन से भी गुजरेगी, ठीक वैसा ही इसमें भी होगा। तो जितना फ्लक्स ऊपर से मिलेगा उतना ही फ्लक्स नीचे से भी मिलेगा। इसका मतलब नीचे वाले हेमीस्फीयर से, अर्धगोले से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो टोटल फ्लक्स का आधा होगा। तो इस वाले से जो फ्लक्स हमें मिलेगा ये टोटल फ्लक्स है पूरे सरफेस से। अब जो हमें फ्लक्स निकालना है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा आंसर। समझ गए इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया गया है। फिर देखो अगला केस, ये समझे, फिर से आपने ये समझा, अब आप ये समझो। फिर से सपोज वैसा ही हमारे पास में आधा गोला है, आप बॉल लिए, आधा काट दिए, सिर्फ आधे वाले पोर्शन को लेना है। अभी हम लोगों ने चार्ज को यहां रखा था, ये ओपन स्पेस है, ये खुला है, नीचे सिर्फ ये कर्व है। ये अगर बंद कर दिया जाए और चार्ज को अंदर कर दिया जाए, सपोज ये भी बंद है और ये चार्ज यहाँ हो, अब इससे फ्लक्स पूछा जाए तो फिर इसमें गॉसेस लॉ लग जाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया, तो इससे फ्लक्स क्या होगा, यही होगा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसा केस नहीं है, ये खुला सरफेस है और यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रखा था और फ्लक्स कितना निकाला, समझा कि भाई आधा होगा, क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस चार्ज को आप इस सरफेस पे, ये सरफेस कैसा होगा, ये सरफेस होगा सर्कुलर, समझ पा रहे हो आप, ये इस तरह से आधा गोला है, उसका ये वाला जो सरफेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर। अब इस पे अगर आप चार्ज को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी रख दोगे, सपोज यहाँ पे रख दिया जाता है,
फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अब आप इस अर्धगोले से जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो आप बताओ, फिर से वही काम करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी phi इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर से देखो, अगर ये इस सरफेस पे ही कहीं है तो भी हमें जितना फ्लक्स ऊपर से मिलेगा ठीक उतना ही फ्लक्स हमें नीचे से भी मिलेगा, ड्यू टू सिमेट्री। जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस नीचे से जाएंगी अभी भी। तो अभी भी इस नीचे वाले हेमिस्फीयर से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो फिर से इतना ही आधा, यानी 1/2 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीन चीज क्लियर हुआ, ये तीन एग्जांपल्स क्लियर हुए, इसको बना लेना और अच्छे से लिख लेना। ये है हमारा आंसर, ये टोटल फ्लक्स निकाला गया है और ये हमारा आंसर है जो इसमें पूछा गया था। अब फिर से आप देखो ध्यान से, इसी में देखो कितने वेरिएशन हो सकते हैं, कितना मतलब गजब का टॉपिक है ये, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सपोज करो कि फिर से वैसा ही अपना हेमिस्फीयर है, अब की बार चार्ज को, ये ओपन सरफेस है, ध्यान से देखना, ये कैसा सरफेस है, ये ओपन है। चार्ज को हमने यहां कहीं ट्रांसफर कर दिया, मतलब इस सरफेस से नीचे, जैसे कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, चार्ज पहले यहां रखा तो इससे जो फ्लक्स मिला वो कितना हो गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल का आधा। फिर हमने इसको यहां ट्रांसफर किया, यहां ट्रांसफर किया तो भी समझ आया कि यार इससे फ्लक्स पूरे का आधा ही होगा। अब हम इसको इस पोजीशन से नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, हम एग्जैक्ट फ्लक्स की वैल्यू तो नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पूरा भी करें इस स्फीयर को तो टोटल फ्लक्स तो यूजिंग गॉसेस लॉ Q/ε0 हो जाएगा, बट क्या अब ऊपर से और नीचे से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा, नहीं, क्योंकि अब इस चार्ज की पोजीशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब की बार में फ्लक्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अब की बार जो भी फ्लक्स होगा वो यहां पे रखने पे जो हमें फ्लक्स मिलता था, यहां पे जब हम लोगों ने चार्ज को रखा था तो कितना फ्लक्स मिल रहा था, तब हमें फ्लक्स मिल रहा था Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार जो फ्लक्स मिलेगा वो इस Q/2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सपोज करो, ध्यान से देखना है ना, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। सपोज यहां चार्ज था, एक फील्ड लाइन ऐसे, एक फील्ड लाइन ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ढेर सारी फील्ड लाइन से गुजर रही थी। ये वाली फील्ड लाइन इस हेमिस्फीयर कैसे ऊपर से गुजर रही है, तो इससे हमें फ्लक्स नहीं मिल रहा है। जैसे इस चार्ज को आप नीचे करोगे, अब ये फील्ड लाइन भी इस हेमिस्फीयर को, जैसे ही आप इस चार्ज को नीचे शिफ्ट करोगे, ये वाली फील्ड लाइन भी अब इस हेमिस्फीयर को पेनिट्रेट करेगी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब की बार जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब उसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, बट इसमें क्वेश्चन सेट करके तो दिया ही जा सकता है, चार ऑप्शन बना दें कि भाई Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट, लेस देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से इस फिगर को आप बना लेना ना, मैं फिर से एक साफ सुथरा फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ऐसा हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है और ये वाला सरफेस हमारा ओपन है और चार्ज को हमने क्या किया, यहां ट्रांसफर कर दिया, ये है Q। अब इससे जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर उसके बाद आप ये केस समझ लो, जैसे ये फिर से ऐसा ही हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये फिर से ओपन है। अब की बार हम लोगों ने चार्ज को इस पोजीशन से ऐसे ऊपर रखा है, यहां कहीं। अब तो आप समझ गए होंगे, यहां से जो फील्ड लाइंस गुजर रही थी, जब आप इसको ऊपर कर दोगे तो वो अब इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो लेस देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो स्फीयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्लियर हो गए आपको। यहां चार्ज रख देंगे तो इसका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके भीतर अगर Q है, माइनस Q होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। तो ये सारे वेरिएशन आपको क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड। अब इसमें सपोज ऐसा ही एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, अब की बार इसमें रख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। किसको रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। डाइपोल याद है क्या होता है, चार्जेस का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसमें एक माइनस Q हो और एक प्लस Q। ये डाइपोल है इसके भीतर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई फ्लक्स बता दो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q इनक्लोज कितना होगा, माइनस Q प्लस Q मिला के हो गया 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सपोज इसके भीतर n डाइपोल्स रखे हों, बहुत सारे डाइपोल्स रखे हों, तो क्या होंगे, n डाइपोल्स रखेंगे तो भी सबका चार्ज का जो नेट वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि सभी डाइपोल्स में जितना नेगेटिव चार्ज होगा ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। टोटल चार्ज की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू हमें इतनी ही मिलेगी। फिर अभी एक चीज तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमें मिलेगा, बट आपको बता दे रहे हैं, यहाँ आप नोट कर लेना। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस तरह से दो प्लेट्स होती है ना, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। सपोज किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर कैपेसिटर की दोनों प्लेटें रखी हुई हैं और अब हमसे फ्लक्स पूछ रहा है। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, phi इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज, इसमें भी 0 होगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ये क्या है? ये है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटें, है ना। किसी भी गॉसियन सरफेस के भीतर अगर किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेटें रख दी जाए तो भी हमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलती है? 0 मिलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही फेमस केस है ना। सभी की वीडियोस में आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी और ऐसे कॉम्पिटिशन में भी आ चुका है। मान लीजिए ये एक क्यूब है, घन, और अभी देखिए घन हमें घन चक्कर बनाएगा। इसके ठीक सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्यू कहां पे है? सेंटर पे। और हमसे पूछ रहा है कि आप इस पूरे क्यूब से फ्लक्स बता दो। फिर पूछ रहा है कि सिर्फ एक सरफेस से, इसका जो एक पृष्ठ होगा उसको रंग देते हैं, चलिए कलर कर देते हैं, सिर्फ इस वाले सरफेस से भी हमें फ्लक्स बताना है। समझ गए क्वेश्चन? तो पूरे के पूरे क्यूब से अगर हमको फ्लक्स निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम सीधे इसमें यूज करेंगे क्या? गॉसस लॉ। कि अकॉर्डिंग टू द गॉसस लॉ टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू इनक्लोज्ड देखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड कितना है? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंसर। ये कौन सा फ्लक्स है? ये है फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। अब सोचो जरा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, सभी सरफेस को इस तरह से पेनेट्रेट करेंगी, तो हमें सभी सरफेसेस से इंडिविजुअल फ्लक्स भी मिलेगा। उसमें हमें सिर्फ एक सरफेस से फ्लक्स बताना है। एक ये जो सरफेस है उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होगा स्क्वायर। ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है, अगर ये सेंटर में है और ये क्यूब है जो कि अपने आप में एक सिमेट्रिक होता है, उसके भीतर जो चार्ज है उसकी पोजीशन भी सिमेट्रिक है, जितनी फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी उतनी ही इससे भी, उतनी ही इससे भी, उतनी ही इससे, उतने फ्रंट वाले और उतने पीछे वाले सरफेस से भी गुजरेंगी। आप ऐसे समझो जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है और ये कांच का, ग्लास का कोई घर है। तो ऐसा नहीं होगा अगर इस कमरे में ठीक सेंटर में एक बल्ब जलाया जाए तो उसकी रोशनी जितनी इस दीवार पे से गुजरेगी उतनी इस दीवार से, उतनी इससे, उतनी इससे, उतनी इससे और उतनी इससे। टोटल फ्लक्स अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, और किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो सभी से जब हमें इक्वल फ्लक्स मिल रहा है तो किसी एक से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? 1/6 टाइम, पूरे फ्लक्स का 1/6वां भाग कर देंगे। तो एक सरफेस से यानी फ्लक्स थ्रू वन फेस या वन सरफेस, ये क्या होगा? 1/6 टाइम Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इस वाले जिसको मैंने स्क्रैच किया है, रंगा है, इससे जो हमें फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ही ध्यान से आप देखना। अब सपोज करो इसमें एक और फिगर बना देते हैं आपके लिए। अब सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आप यहां तक पढ़ के गए, क्वेश्चन बनाने वाले में और गहराई में घुस के क्वेश्चन बना डाला। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या कह रहा है कि आप इस फेस के ऐसे डायगोनल को और इसको ऐसे, इसको मिला दो और आप सिर्फ इस वाले पार्ट से फ्लक्स बता दो। समझ आ रहा है? वो पार्ट कैसा है? वो इस वाले सरफेस एरिया का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट है, उससे फ्लक्स बताना है। क्या करेंगे? अच्छा, चार्ज इसमें देखिए हम लोग रखे ही नहीं, यहाँ चार्ज है, क्यों है ना। अब अगर चार्ज सेंटर में रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर सेंटर पे चार्ज रखा हो तो फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इस वाले फेस से फ्लक्स कितना होगा? टोटल का 1/6 पार्ट, क्योंकि सभी 6 सरफेसेस से बराबर बराबर हमें फ्लक्स मिलेगा। अब इससे जो हमें टोटल फ्लक्स मिल रहा है, बिल्कुल सही है आपका सोचना, उसका भी 1/4 भाग करेंगे, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री इन सभी चारों पोर्शन से इक्वल इक्वल फ्लक्स हमें मिलेगा। तो एक शेडेड पोर्शन से, यानी इस वाले क्वेश्चन में फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन, ये हमें कितना मिलेगा? एक पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स मिल रहा था, यानी 1/6 टाइम Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका भी 1/4 करना होगा। यानी फाइनली वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 टाइम्स Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें क्यूब में भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं इसी का, इसी क्यूब का ही। अब सपोज करो आप कि अब की बार जो चार्ज है वो उस क्यूब के सेंटर पे नहीं है। अब की बार चार्ज कहाँ है? ये है हमारा क्यूब, और अब की बार जो चार्ज है वो इस वाले सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, यहां पे। जैसे कि
ये हमारे पास में सपोज क्यूब है और अब की बार जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, समझ पा रहे हो आप? अब हमें इससे फ्लक्स निकालना है कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना हमें मिलेगा। क्या इसमें गॉसेस लॉ लगा सकते हैं? गॉसेस लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट छूट गया बीच में, उसको आप लिख लेना, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। गॉसियन सरफेस, इसके बारे में मैंने शुरू में कहीं भी कॉपचे में इधर उधर लिख लेना। कैसा होना चाहिए? 3 डायमेंशनल। दूसरी बात, क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, मतलब रियली में कहीं कटोरा या फिर इस तरह का कोई, मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस लेके मत चले जाना फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, इमेजिनरी होता है। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, कैन बी ऑफ एनी शेप साइज, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, हमारी मर्जी, हमारी नीड, हम जैसा चाहे वैसा बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। मतलब गॉसियन सरफेस किसी चार्ज, जैसे यहां कोई चार्ज है तो आप कभी भी गॉसियन सरफेस ऐसे नहीं ले सकते जो उस चार्ज से होकर जाए। या तो चार्ज पूरा पूरा गॉसियन सरफेस से बाहर होना चाहिए या फिर चार्ज पूरा पूरा गॉसियन सरफेस से अंदर होना चाहिए, तभी तो आप गॉसेस लॉ लगा पाओगे। अगर क्यू इनक्लोज होगा तो गॉसियन सरफेस में हम उसको लेंगे, क्यू इनक्लोज में उसको इंक्लूड करेंगे, और अगर सरफेस के बाहर होगा तो पूरा पूरा उसको छोड़ देंगे। अब अगर यहाँ चौखट पे होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ना वो क्यू इनक्लोज ही है और ना बाहर ही है, तो मैटर फंस जाएगा। इसलिए गॉसियन सरफेस कभी भी किसी भी चार्ज से होकर नहीं गुजरता, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ ये बताइए, अगर इस क्यूब वाले सरफेस को क्या यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि गॉसियन सरफेस अब की बार क्या हो जा रहा है, इसी चार्ज से पास हो रहा है। तब क्या करेंगे? तब इसमें फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? करेंगे इसमें भी। क्या करना होगा यहाँ पे हमें, एक यहाँ पे आप ऐसे क्यूब और इमेजिन करो। यहाँ पे आप क्या करो, एक क्यूब और इमेजिन करो। कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। एक क्यूब अगर हम और इमेजिन करते हैं यहाँ पे, अब की बार ये जो चार्ज है वो इन दोनों क्यूब को मिलाने पे बनेगा बेसिकली क्यूबॉइड, जैसे ईंट का स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन इस क्यूबॉइड के रेस्पेक्ट में एकदम सेंटर पे है। जितना फ्लक्स हमें इससे मिलेगा उतना ही फ्लक्स हमें इससे भी मिलेगा। और अब ये बड़ा वाला डब्बा ये बन गया अपना गॉसियन सरफेस, ये है उसके सेंटर में। तो इस पूरे डब्बे से जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ड्यू टू सिमेट्री, जितना इस डब्बे से फ्लक्स मिलेगा उतना इस डब्बे से फ्लक्स मिलेगा। तो इससे फ्लक्स पूछा गया था, वो होगा टोटल फ्लक्स का आधा, यानी 1/2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा हमारा आंसर। ठीक वैसा ही सपोज अगर कोई ऐसा सिलेंडर दे दिया जाए, यहाँ पे आपसे एक चार्ज रखकर पूछा जाए कि भाई सिलेंडर से कितना फ्लक्स मिलेगा, तो समझ गए टेक्निक क्या करना है। ऐसा ही एक सिलेंडर ऊपर भी इमेजिन कर लेना है, यह आ जाएगा सेंटर में, टोटल फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आधा नीचे आधा ऊपर टोटल फ्लक्स हो जाएगा, मतलब इस नीचे वाले से टोटल फ्लक्स हो जाएगा 1/2 टाइम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ये टेक्निक? अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्यूब का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी, पिछले वाले से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अब की बार फिर से ये क्यूब है और चार्ज की पोजीशन कहां है उसको बहुत ही ध्यान से देखना। चार्ज की पोजीशन को हमने काफी वेरी किया। अब की बार चार्ज यहां पे रखा हुआ कोने पे। फिर से ये गॉसियन सरफेस नहीं हो पाएगा, इसके बगल में अगर एक और क्यूब रखते हैं तो भी ये सरफेस पे ही है, ना बाहर है ना भीतर है। फिर से गॉसेस लॉ आप नहीं लगा पाओगे, गॉसियन सरफेस नहीं बन पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे भी ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी और पूरे क्यूब से हमें फ्लक्स बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक क्यूब लगाएंगे यहां बगल में, एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, और 4 क्यूब ऐसे ही इसके ऊपर रखेंगे। नहीं समझ पाए आप? ऐसे मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप भी पागल हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को आप भूल जाओ। ये क्यूब है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है यहां पे, तो इस क्यूब के बगल में हम लोगों ने एक क्यूब रखा, फिर ऐसा ही 2 क्यूब और सटा के इस तरह से रख दिए। चार्ज यहां पे है, अभी भी ये चार्ज सरफेस पे ही है, तो हम क्या करेंगे, 4 क्यूब्स को और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 8। और 8 छोटे छोटे क्यूब को अगर आप इस तरह से सटा के रखोगे तो एक बड़ा सा क्यूब ही बनेगा। अगर इसकी साइड ए होगी तो जो बड़ा सा क्यूब बनेगा उसका साइड 2a होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस फिगर में देखो, जो क्यूब हमें गिवन था और जो चार्ज है, चार्ज शायद फिगर में ऐसे दिख रहा होगा आपको, यहां चाहे यहां कॉर्नर पे ही है, उससे सटाकर 7 और क्यूब्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे। तो 8 क्यूब का हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और 8 क्यूब छोटे छोटे अगर आप सटाकर रखोगे तो बड़ा सा क्यूब ही मिलेगा। लेकिन अब की बार इस चार्ज की पोजीशन 8 क्यूब के रेस्पेक्ट में आ जाएगी सेंटर पे। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस फिगर को देखो, 3D फिगर को।
अब समझ आ रहा होगा कि हम कैसे चार्ज को अरेंज कर रहे हैं, मतलब क्यूब्स को अरेंज कर रहे हैं। घर पे एक डब्बा उब्बा लेके खुद से थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, देखो कैसे सर बता रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है ये। सोचो जरा, इस पूरे 8 क्यूब से जो फ्लक्स होगा उसमें तो हम गॉसेस लॉ लगा सकते हैं। कितना आएगा, क्यू इनक्लोज कितना है, सिर्फ क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो जरा, सिंस इस चार्ज की पोजीशन 8 क्यूब्स के रेस्पेक्ट में सेंटर में है, इसलिए सबसे इक्वल इक्वल फ्लक्स हमें मिलेगा। इसलिए एक क्यूब से जो फ्लक्स होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आएगा 1/8 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा हमारा आंसर। अब इसमें भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इस चार्ज से जो हमें फ्लक्स मिल रहा है इस पूरे क्यूब से, वो है 1/8 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। उसमें जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस, और ये वाला जो फेस है, और जो ये वाला फेस है, इन तीनों से हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी सरफेस में जा रही हैं ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। यहां भी फ्लक्स जीरो, यहां भी फ्लक्स जीरो, यहां भी फ्लक्स जीरो। जो 3 बचे हुए फेस होंगे, जैसे इसमें आप देखो, यहां पे सपोज अपना चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से गुजरेंगी, जो इस सरफेस से गुजरेंगी, और जो इस वाले सरफेस से गुजरेंगी, इससे हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा। बाकी ये वाला सरफेस, इसके सामने ये वाला सरफेस, और इसके नीचे ये वाला सरफेस, इन्हीं तीनों से फ्लक्स मिलेगा। और इसमें भी पीछे वाला, ये वाला और बॉटम वाला जो सरफेस है, उसके रेस्पेक्ट में इस चार्ज की पोजीशन सिमेट्रिक है, इसलिए उन तीनों से भी फ्लक्स इक्वल इक्वल मिलेगा। अब उन तीनों में से किसी एक से अगर फ्लक्स पूछ लिया जाए, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 1/3 टाइम्स, और इस क्यूब से कितना फ्लक्स मिला है, 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर होगा। ये 3 में से किसी एक सरफेस से फ्लक्स है, और बाकी 3 से फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जो रिमेनिंग फ्लक्स है वो तीनों में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने लेते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। घर पे आप दोबारा से एक एक एग्जाम्पल को देखो, कॉपी में नोट डाउन करो। नहीं समझ आए दोबारा वीडियो को चलाकर देखो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन जो आपने करवाया था वो नहीं क्लियर हो पाया, तो मैं फिर से उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। तो जारी है गॉसेस लॉ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक